मेन जो हमारा बचा दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर हमने अच्छी तरह पढ़ा होता है +1 में। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट रहता है। कोई भी चीज ज्यादा करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि उसे कम करता है, और अगर कोई कम कर देता है तो उसे ज्यादा करता है। तो क्या क्या इफेक्ट होता था। पहले है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए आपको एक एनालॉजी बताई थी मैंने कि जैसे दो बीकर्स हैं जो अटैच्ड हैं, इनमें हमने पानी डाला हुआ है, दोनों साइड लेवल सेम रहेगा पानी का। अगर किसी भी साइड आप पानी कम या ज्यादा करते हो तो दूसरी साइड अपने आप पानी शिफ्ट हो जाएगा, तो अगेन लेवल सेम रहे। तो ये मान के चलो रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है, और पानी का जो फ्लो है, डायरेक्शन है, वो आपको इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताएगा। मान लो रिएक्टेंट ऐड कर दिए, तो रिएक्टेंट ऐड कर दिए, इस साइड पानी ऐड हुआ, इस साइड लेवल बढ़ गया, तो पानी कुछ फॉरवर्ड मूव कर जाएगा ताकि दोबारा से दोनों के लेवल सेम आ जाएं। और ये जो वाटर की डायरेक्शन है, यही इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन होएगी। तो रिएक्टेंट ऐड कर दिए, प्रोडक्ट निकाल लिए, प्रोडक्ट ऐड कर दिए, रिएक्टेंट निकाल लिए, वाटर की डायरेक्शन देखते जाओ। जो वाटर का फ्लो होगा उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो वाटर की डायरेक्शन है वही इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है, इसमें हमें कह दे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, हमें कह दे क्या होगा, अमोनिया इज रिमूव्ड, तो पानी की डायरेक्शन देखो किस साइड जाएगी। रिमूव का मतलब इधर से पानी निकाल दिया, इधर पानी निकाल दिया तो इधर लेवल कम हो गया, पानी फॉरवर्ड जाएगा, इट मीन डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इधर से पानी निकाला तो भी बैकवर्ड आ जाएगा। तो ऐसे वाटर की एनालॉजी लेके आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो कि इसे ऐड कर दिया, इसे माइनस कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता था, हेट्रोजीनस के केस में इंपॉर्टेंट होता था ली चैटलियर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो के एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं। जो के एक्सप्रेशन में नहीं लिखे जाते उन पे ली चैटलियर नहीं लगेगा, उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे इसमें के एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो अगर तुम्हें कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, अगर तुम्हें कहता रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, तो आपको नो इफेक्ट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिमूव्ड, तो हम कहेंगे नो इफेक्ट होगा। हाँ, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होगा। अगर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लिखा जाता है, फिर तुम सोचोगे ये प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट हम रिमूव कर दें, इधर से पानी निकाल दें, तो पानी की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दें तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड। तो हेट्रोजीनस में ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन था, कई बार तुम्हें सॉलिड लिक्विड लिख के नहीं देगा, इसमें चेक करो किसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन। ओनली ऑक्सीजन कैन शिफ्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं ये ध्यान रखना।
तो सेकंड पॉइंट ये है कि हेटेरोजेनस में ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है, एक हमने पढ़े थे साइमल्टेनियस, याद है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? यस सर। क्या होता था साइमल्टेनियस? दो रिएक्शंस एक ही टाइम पे इक्विलिब्रियम में होती थी, उनमें कोई एक चीज कॉमन रहती थी और एक का इफेक्ट दूसरे पे भी आता था। एक साइमल्टेनियस की एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो PCl5 इसमें टूट रहा है, उसी वेसल में हमने COCl2 भी ले रखा है। अगर सेम वेसल में रखे हुए हैं दोनों और एक चीज कोई कॉमन है तो इन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इनमें अगर आप एक इक्विलिब्रियम में कोई चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट सेकंड पे भी आ जाता है। और कैसे आता था? मान लो हमें कहता है फर्स्ट केस COCl2 is added, PCl5 concentration will, तो COCl2 का PCl5 के असर देखना है। तो ये इफेक्ट हम क्लोरीन के थ्रू देखेंगे। इंक्रीज। अगर हम COCl2 ऐड कर दे तो पहले ये रिएक्शन देखो किससे जाएगी, सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड, इट मींस क्लोरीन क्या हो गया, इंक्रीज। तो तुम कॉमन पे देखोगे कॉमन पे क्या असर हुआ है। तो हमने COCl2 ऐड किया, ये फॉरवर्ड गया तो क्लोरीन इंक्रीज। अब क्लोरीन इंक्रीज का इफेक्ट फर्स्ट इक्वेशन पे ले लो कि यहाँ क्लोरीन इंक्रीज है। अगर यहाँ क्लोरीन इंक्रीज है, इट मींस प्रोडक्ट ऐड कर दिए, तो ये किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो PCl5 और बन जाएगा। इट मींस फर्स्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ये बैकवर्ड जाएगा, सो PCl5 विल इंक्रीज। तो इसे हम साइमल्टेनियस कहते हैं कि एक के ऊपर चेंज करेगा दूसरे के ऊपर असर पूछेगा, ऐसे हो सकता। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। पहला सिंपल केस है कि किसे निकाला किसे ऐड किया, हेटेरोजेनस इंपॉर्टेंट है। फिर साइमल्टेनियस हो गया। फोर्थ है कुछ क्वेश्चन कलर चेंज वाले आ जाएंगे, कलर चेंज जो कोऑर्डिनेशन में पड़े हैं। अगर Fe3 पॉजिटिव HCN के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता था जिसका कलर रहता था, याद है कौन सा कलर है, ब्लड रेड। तो हो सकता है तुम्हें ऐसे पूछे कि बताओ रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होएगी, ये ऐड कर दें या ये ऐड कर दें या ये निकाल लें एंड सो ऑन। तो यहाँ तुम्हें कलर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है इसका ब्लड रेड कलर दिया हुआ है। और ये फेरिक का टेस्ट भी था अगर तुम्हें याद हो तो, कि फेरिक आयन का टेस्ट क्या है, फेरिक आयन पोटाशियम थायोसानेट डालने से ब्लड रेड कलर देते हैं, फेरस नहीं देते। तो फेरस और फेरिक को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता था। ये भी क्वेश्चन आता था कि इसमें कितने HCN है, तो 5 वाटर रहते हैं, एक ही HCN लगता है। तो एक कोऑर्डिनेशन में हमने सारा पढ़ा हुआ। तो इसमें ब्लड रेड की इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कुछ ये क्वेश्चन हमने पढ़े थे, जिंक प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 प्लस Ag। इसमें के एक्सप्रेशन में दो ही चीजें लिखी जाती हैं, सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में।
अगर दो ही लिखी जाती है तो हमें अगर इनकी कंसंट्रेशन पे कोई असर कहता है कि वेट ऑफ जिंक बढ़ा दिया तो किस तरफ गया, सिल्वर कम कर दिया तो किस तरफ गया, तो हम कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे कह दे तुम बताना किस तरफ जाएगा, मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले ले जो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिल्वर के साथ जैसे अमोनिया बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर के साथ, CS2O3 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर, तो हमें कहते ये ऐड किया है सोडियम थायोसल्फेट, बताओ जिंक आयन की कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ा। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन पड़ा है हम कहेंगे ये तो सिल्वर आयन अगर कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो बैकवर्ड आता है तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे कुछ एक कॉम्प्लेक्सिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीचैटलियर में, कलर पूछ ले जाए, ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन पूछ ले जो हमने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन हो गए लीचैटलियर में। और लास्ट एक ये रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया। मान लो इसमें हमने थोड़ा हाइड्रोजन ऐड किया, फिर इक्विलिब्रियम दोबारा रीएस्टैब्लिश होता है, तो कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताने में से कौन सा कर्व सही है। ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट है तो इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ये कर्व अमोनिया का है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है, मैंने इक्विलिब्रियम से ही उठाया है, उससे पहले कर्व नीचे आ रही है वो मैंने पोर्शन छोड़ दिया, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना? ये हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेट होगी तो वो क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम। अब ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, ग्राफ में बताना होगा कि क्या चेंजेस हुई हैं। तो अब ग्राफ की जो 3 लाइंस हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया पहले स्ट्रेट है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इनमें क्या असर होगा वो हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन एडेड का मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का ही ग्राफ होता है। हाइड्रोजन एडेड का मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एकदम थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के बाद फिर से दोबारा डिक्रीज होएगी, कैसे, जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करूंगा मैं, तो बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम। अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो हाइड्रोजन डिक्रीज होगा तो यहां ध्यान रखना है कि डिक्रीज होके सेम नहीं आता, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन फर्क रहेगा, यहां आना चाहिए था, हमें पता सेम नहीं आता। अगर मैंने 10 मोल ऐड कर दिए हैं तो 10 में से 5 या 6 दोबारा कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन 10 के 10 कंज्यूम नहीं होते है ना। तो ये कर्व का ध्यान रखना है कि रेड वाला और ब्लू वाला डिफरेंस दिखाना है आपको, थोड़ा ऊपर रखना है, सेम जगह पे नहीं आता। 4 में से जिसमें सेम जगह पे दिखा दिया उसने वो गलत है, जब नीचे ले गया फिर तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऊपर रखना है। ये तो हो गया हाइड्रोजन की कर्व कैसे शिफ्ट होगी, एकदम ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन नीचे सेम साइड पे नहीं आई। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट लगता है तुम्हें पड़ेगा अगर हाइड्रोजन ऐड किया तो? डिक्रीज, क्योंकि ये फॉरवर्ड चला गया। फॉरवर्ड का मतलब मान लेते हैं, चलो ऐसे है कि 10 है, ये 10 है, ये 10 है, सपोज ये 10 में 5 ऐड कर दिए तो 15 हो गए, 15 में से 3 फिर से रिएक्ट कर गए, 12 रह गए, दोबारा 10 तो नहीं आई। अगर ये 3 रिएक्ट करे तो ये भी तो 3 रिएक्ट कर गए, ये 3 रिएक्ट कर गए तो 10 में से 3 रिएक्ट किए, कितने रह गए? 7। फिर भी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दोबारा से कम होएगी। हाँ, ऊपर नहीं दिखाना, इसे ऊपर नहीं जाती, लेकिन ऐसे कम हो जाती। ठीक है।
अब बताओ अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया की कर्व में क्या दिखाऊं? और ऊपर चली जाएगी। ऊपर, क्योंकि ये 3 बन जाएंगे तो 13 हो जाएंगे, तो ऊपर थोड़ा सा ऐसे चल जाएगा। लेकिन सडन जो इंक्रीज है वो हाइड्रोजन में आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला। तो ऐसे ग्राफ होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की कर्व ऊपर एकदम जाएगी, पहली बात तो जो भी ऐड किया है वो एकदम ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन सेम जगह पे नहीं आएगा। बाकियों का कंसंट्रेशन क्या चेंज होता है वो आप इससे देखोगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है, उसके बेस पे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ये हैबर प्रोसेस है। तो इस तरह के 5 तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए जो आ सकते हैं। कर लोगे बेटा? लास्ट एक ये बता दो मुझे, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इसमें क्या इफेक्ट होगा? पहला फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये बताना है। पहला केस है KOH is added। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है कि फॉरवर्ड चल जाएगा कैसे? KOH will dissolve कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम किया हमने इनडायरेक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड कम किया, तो इसे आप ऐसे समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो उसका इफेक्ट देखना है, क्योंकि हमें पता जो वो कहता है कि इसे रिमूव कर दिया, वो रिमूव सीधा तो होता नहीं, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली बाहर से ऐड करते हैं जिससे वो रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैसे होगा? KOH डालो, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव का मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है? फॉरवर्ड। तो लास्ट ये टाइप है। फिर बाहर से रेजन कोई ऐसा दे दे जो तीनों में से जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनमें से किसी एक से रिएक्ट करे, एक से रिएक्ट करे तो मान के चलो उसकी कंसंट्रेशन रिमूव हो गई, और जिसकी कंसंट्रेशन रिमूव हो गई उसका इफेक्ट आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट फिर से देख लो। सभी टाइप हमने कर लिए। पहला सिंपल जो आप +1 में पढ़ते हो, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है हेट्रोजीनियस के केस में के एक्सप्रेशन में जो नहीं लिखे जाते उन पे कोई असर नहीं होगा। साइमल्टेनियस एक को चेंज करेगा दूसरे पे असर आएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने से फर्क पड़ेगा, कलर्स आ सकते हैं। लास्ट कर्व आ सकते हैं कि कैसे कैसे कर्व में चेंजेस आएंगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ग्राफ्स का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है सेकंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट हमें पता है, प्रेशर का इफेक्ट नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसे दोबारा डिक्रीज करना होता है। किसी रिएक्शन में प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा? ये मान लो पिस्टन लगा हुआ है, ये ऊपर नीचे हिल सकता है। इसमें मान लो मैंने प्रेशर ऊपर से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज किया तो दोबारा से प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा, और अंदर प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा? रिएक्शन के पास अपना प्रेशर जो इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन है वो ये है कि इसके पास रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। अगर ये 4 मोल से 2 मोल बना लेता है तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि मोल डिक्रीज हो गए, PV = nRT। अगर ये अपना प्रेशर कभी कम करना चाहता है तो मोल्स कम कर लेगा, उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल कम है। रिएक्शन की बात बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की। अगर इक्विलिब्रियम अपना प्रेशर कभी बढ़ाना चाहता है तो मोल ज्यादा कर लेता है,
तो इक्विलिब्रियम के पास अपना एक सेटअप है जिससे वो अपना प्रेशर बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। प्रेशर बढ़ाना है इक्विलिब्रियम ने, तो मोल अपने बढ़ाने हैं, उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल बढ़ाना है। लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर क्यों बढ़ाएगा? उल्टा चलेगा इक्विलिब्रियम। अगर हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज्ड, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम वांट टू डिक्रीज प्रेशर, और ये डिक्रीज करने के लिए फिर क्या करेगा? सो इट मूव्स इन ए डायरेक्शन हैविंग, प्रेशर डिक्रीज करना है, मोल क्या हो? लेस हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर से देखो, हमने बाहर से प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम चाहता है कि वो जो तुमने इंक्रीज कर दिया उसे कंपनसेट करे। बिल्कुल एक जैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करेगा, जितना तुमने इंक्रीज किया उतना वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और उसके पास डिक्रीज करने का एक ही ऑप्शन है कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो चीज बना दे जिसमें मोल कम होते हैं। जैसे इस केस में मोल कम कब होंगे? जब ये फॉरवर्ड जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है। ठीक है, अब इसे हम और इजी कर लेते हैं, तो हो गया समझने के लिए। अब मैंने इसमें लगाया यही वाला, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम में डिक्रीज करना है। इक्विलिब्रियम में डिक्रीज कैसे किया? फॉरवर्ड गया, फॉरवर्ड गया तो नंबर ऑफ मोल क्या बने? कम बने। तो आप सीधा ही ऐसे सोच लो कि अगर हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो तुम्हें उस तरफ जाना है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो। तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर दो। प्रेशर इंक्रीज, उस तरफ जाओ जिस तरफ मोल डिक्रीज। उल्टा प्रेशर डिक्रीज, तो उस तरफ जाओ जिस तरफ मोल इंक्रीज। सिर्फ इतना याद रखो, प्रेशर ज्यादा तो मोल कम, प्रेशर कम तो मोल ज्यादा। ये हमने याद करने के लिए किया। इट मींस कोई भी रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, मान लो मैं वैसे लिख देता हूं कि सारे गैसेस हैं, हमने सिर्फ मोल काउंट करने हैं कि इधर 5 हैं और इधर कितने हैं? 3। अब अगर मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा तो मोल कम होंगे, अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो मोल ज्यादा होंगे। उसके बेस पे तुम आइडिया लगाना। मान लो पहला केस मैं कहता हूं प्रेशर इंक्रीज, तो बताओ रिएक्शन किस तरफ गई? फॉरवर्ड। मोल कम मींस फॉरवर्ड। तो याद के लिए ऐसे कर लो कि उल्टा करना होता है हमने। अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो फिर बैकवर्ड। ठीक है, हम फिर से ध्यान में ये रखना है कि जब हम मोल काउंट करोगे सिर्फ गैसेस के करने हैं, सारे नहीं कर देने, सिर्फ गैसेस के मोल का असर पड़ेगा। जैसे इसमें देखो फर्स्ट केस, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन ले रहे हैं। इसमें मोल सिर्फ गैसेस के, तो ये गैस है, इधर 1 रखोगे, इधर 0। प्रेशर ज्यादा तो मोल कम, इंक्रीज प्रेशर का फिर क्या इफेक्ट आएगा? बैकवर्ड। और डिक्रीज प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो सिर्फ गैसेस के मोल लिखने होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे इसमें PCl5 गैस होता है, PCl3 और Cl2 में टूट जाता है थोड़ा सा हीट करने पे। इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल्स हैं। प्रेशर ज्यादा तो किस तरफ होगा? बैकवर्ड। और प्रेशर डिक्रीज तो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ऐसे है। लेकिन लास्ट है पहला पॉइंट, कई बार प्रेशर का इफेक्ट होता ही नहीं। रीजन,
अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है तो फिर हम किस तरफ भेजेंगे? किसी भी तरफ नहीं जाएगा। इट मीन यहाँ नो इफेक्ट। तो अगर कभी डेल्टा एन जी आपका 0 आ गया, डेल्टा एन जी 0 आ गया तो देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन जी 0 है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन देके हमें पूछेगा बताओ कौन सा रिएक्शन है जिसमें प्रेशर इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो आपको देखना है किसमें डेल्टा एन जी 0 है। और सेकंड है कभी ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन ही बता देता हूं मैं तुम्हें, करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें कहता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या चीज सही है? पहला Kp and alpha degree of dissociation decrease, Kp and alpha increase, Kp decrease, alpha increase, या फिर ना। अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, None. None. हम करेंगे Kp तो चेंज नहीं होता, Kp इज कांस्टेंट, पहली बात। हाँ, अगर 4 ऑप्शन में ये भी दिया रहता कि Kp कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा? तो यहाँ देखते हैं प्रेशर बढ़ाया तो बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ गया? Backward. अगर बैकवर्ड है इट मींस इसके मोल कम हो गए, इसके मोल कम हो गए तो ये 2 अल्फा था। अगर ये कम हो गया इट मींस 2 अल्फा कम हो गया, इट मींस अल्फा कम हो गया। तो इसका एक्चुअल आंसर ये रहेगा कि Kp कांस्टेंट एंड अल्फा क्या होता है? हमेशा डिक्रीज। तो प्रेशर हाई करने से अल्फा हमेशा डिक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। हो जाएगा बेटा प्रेशर का इफेक्ट भी। तो प्रेशर ज्यादा तो मोल कम, अगर मोल सेम है तो नो इफेक्ट। अल्फा के ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा। और फाइनली टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इजी था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस तरफ डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि एंडो में टेम्परेचर चाहिए होता है। और किसी रिएक्शन का अगर फॉरवर्ड का डेल्टा एच आपको पता है तो बैकवर्ड का उल्टा होता है। इट मींस अगर फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो है। तो बस इसे याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाया तो पॉजिटिव की तरफ गया, टेम्परेचर कम किया तो उल्टा हो गया, नेगेटिव की तरफ गया। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कल बता दिया था कि टेम्परेचर से के भी चेंज होगा भी, ये ध्यान रखना। अब देखो तीनों, यस सर वो केपी और अल्फा वाला दोबारा समझा दो। केपी और अल्फा देख लो। मान लो ये इक्वेशन है PCl5 PCl3 प्लस Cl2। हमें कहता है प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो हम कहेंगे प्रेशर इंक्रीज मींस मोर डिक्रीज। तो किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। अब ये बैकवर्ड चला गया, इसका मतलब ये कम टूटेगा पहले से, क्योंकि बैकवर्ड आने का मतलब तो फॉर्मेशन होने लग गई इसकी। अगर ये बन गया इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो गई, तो अल्फा कम हो गया। चाहे ऐसे देख लो कि अगर बैकवर्ड जाता तो अल्फा क्या हो जाएगा? कम। इट मींस बैकवर्ड का मतलब अल्फा डिक्रीज। लेकिन के हमने कल पढ़ा था कि Kp विल नॉट चेंज। Kp कब चेंज होगा? K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो Kp क्या रहेगा? सेम। ठीक है, तो Kp सेम रहता है
लेकिन अल्फा डिक्रीज हो जाता है। ऐसे करो, चेक कर लो, कोई अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो जाएगी इनकी, तो केपी भी चेंज हो जाएगा? कंसंट्रेशन पे कहाँ डिपेंड करता है केपी? नहीं सर, अल्फा डिक्रीज हो जाएगा और 1 माइनस अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा इसमें प्रेशर भी तो फर्क पड़ेगा ना, टोटल प्रेशर भी तो रहता है। इसका केपी का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, केपी इज अल्फा इंटू अल्फा डिवाइड 1 माइनस अल्फा टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स पावर डेल्टा एम जी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर में तो फर्क पड़ गया, तभी तो अल्फा में फर्क पड़ा, ये बढ़ा तो ये कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये कम हो गया, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। के क्या रखना है? सेम। यस सर। इसी के बेस पे बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे, जैसे हमने कल पी ब्लॉक में पढ़ा था कि इसके लिए सूटेबल कंडीशंस क्या हैं। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाँ, तो हम कहते थे अमोनिया ज्यादा बने मींस फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड में एक्सओ है, तो हमें पता है एक्सओ की तरफ तो ठंडा करने से जाता है, तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर कंपैरेटिवली। हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर से फॉरवर्ड जाएगा, मोल कम होते हैं, तो हाई प्रेशर। हाँ, जैसे कल किया था कि कभी लो टेम्परेचर वाला ऑप्शन भी हो और कभी ऑप्टिमम वाला भी ऑप्शन हो, तो ऑप्टिमम। फिर बेटर ऑप्टिमम होता है। ठीक है, अगर दोनों दिए हो तो ये ज्यादा बेटर है, ये छोड़ देना, अदरवाइज नहीं दिया तो लो टेम्परेचर तो है ही। ऐसी कल कॉन्टैक्ट प्रोसेस पड़ा, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी ये वाला स्टेप जो है, जो वनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ये मेन की स्टेप है, और ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि कंबशन हो रही है। तो फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आपको कह दे कि यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनानी है, हाई यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे आएगी, तो हम कहेंगे इसे फॉरवर्ड कैसे भेजेंगे, दिमाग लगाओ। फॉरवर्ड में एक्सो है तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ऑप्टिमम हाई प्रेशर, क्योंकि ये 1.5 मोल्स इधर 1 है, तो हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसे उल्टा ही पूछा जा सकता है भी, आपसे पूछा जाए भी कंडीशंस क्या रखोगे, इसे बढ़ाना है तो प्रोडक्ट की साइड जाना है। और लास्ट रहता था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का नो इफेक्ट है, एक इनर्ट गैस का इफेक्ट था, इनर्ट गैस एडेड अगर तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है फिर तो नो इफेक्ट है, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये होगा कि अगर आप इनर्ट गैस प्रेशर कांस्टेंट रख के ऐड करना चाहते हो, तो जैसे ही इसमें इनर्ट गैस ऐड करोगे, मान लो ये चल रहा है, इसमें आप इनर्ट गैस नियोन ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि नियोन कांस्टेंट प्रेशर पे करने के लिए मुझे पिस्टन थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। पिस्टन थोड़ा ऊपर उठा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टोटल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स, जो दोबारा से ज्यादा मोल बन जाए। तो इसे ऐसे याद रखो कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट तभी रहेगा अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ गया तो टोटल मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, तो फिर हमें थोड़े से मोल और बढ़ा लेने चाहिए, और इक्विलिब्रियम ये कर सकता है उस तरफ चला जाए जिस तरफ मोल ज्यादा है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे कहता है अमोनिया वाली रिएक्शन में कि नियोन इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो बता सकते हो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो हम कहेंगे मोल्स बढ़ाओ तो बैकवर्ड जाएगा। चाहे इसे ऐसे कर लो कि नियोन ऐड किया तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, तो इस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो तो कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो इस रिएक्शन के लिए जो प्रेशर डिक्रीज हुआ उसकी वजह से दोबारा उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल क्या हो जाए, ज्यादा। तो तुम ऐसे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट ये भी कर सकते हो कि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करता है तो तुम याद रखोगे तुम्हारे लिए ये डिक्रीज है प्रेशर, क्योंकि तुम्हारा जो रिएक्शन है उसके लिए तो डिक्रीज ही हुआ, क्योंकि उसके लिए वॉल्यूम बढ़ गया। टोटल प्रेशर चाहे इंक्रीज हुआ हो, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ है क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन, मान लो कोई इक्वेशन उठा लेते हैं, टू ए प्लस 3b गिव्स 2c प्लस 1d, और इसका k ऐसे लिख के दिया हुआ है c पावर 2 d पावर 1 a पावर 2, ये k है। हमें इसका आंसर देना है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, पहला केस। ऑन एडिंग b इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन, अपना लिख लो पहले। सेकंड, ऑन एडिंग c equilibrium shift in. Third, on adding a k increase या decrease. Fourth, on heating concentration of products dash increase या decrease. Next, on increasing pressure concentration of a dash, on adding neon at constant pressure equilibrium shift in dash direction. ये कर लो पहले, 2 मिनट है आपके पास।
से ग्रीन नहीं रिवील हो रही। पहला बताओ। नो इफेक्ट। क्लिप ऑन एडिंग बी देयर इज नो इफेक्ट क्योंकि बी No के में effect. लिखा ही नहीं जा रहा। ऑन एडिंग सी बैकवर्ड। बैकवर्ड। ऑन एडिंग ए ऐड करने से फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। के पे क्या असर पड़ा? सेम। सेम। Remains same. ऑन हीटिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव की तरफ फॉरवर्ड चला गया तो फिर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। और इंक्रीजिंग प्रेशर बताओ किस तरफ जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने से? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। प्रेशर इंक्रीज करने से मोल क्या होते हैं? Backward. बैकवर्ड। ये होगा। काट दो। 3B. बी ना देखना, ये है 3 ये है 2 तो बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड चला गया तो ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज। बी नहीं देखने थे आपको, ठीक है। लास्ट नियोन ऐड किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब तुमने याद किया प्रेशर डिक्रीज, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। पूछो कुछ पूछना तो। और लास्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या था? ली चैटियर कैसे लगता था? फिजिकल में डेंसिटी प्रेशर का इफेक्ट डिफरेंट था। इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी ज्यादा होती थी। प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज सो डेंसिटी इंक्रीज। तो उस तरफ जाता है जिस तरफ डेंसिटी ज्यादा है, बाकी सारा सेम है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? हमें पता है टेम्परेचर एंडोथर्मिक होता है, आइस की मेल्टिंग हीट करना पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन अगर कहता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा, तो उस तरफ जाएगा जिस तरफ डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी देखो किस तरफ ज्यादा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इससे, ये डेंसिटी ज्यादा है तो फॉरवर्ड। तो बस डेंसिटी का एक प्रेशर का इफेक्ट अलग है, बाकी सेम है, ठीक है। अगर कभी ऐसे पूछा जाए ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज
इंक्रीज सेम। क्या मेल्टिंग पॉइंट पे कोई असर पड़ जाएगा? क्या 0 डिग्री पे मेल्ट होगी आइस, या -1 पे, या 1 पे? कोई ऐसा इफेक्ट आएगा? -1. इट मींस क्या आंसर कह रहे हो आप? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर ज्यादा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा आइस, क्योंकि प्रेशर ज्यादा से फॉरवर्ड गया तो आइस मेल्ट हो गया। इट मींस आइस मेल्ट जल्दी हो गया। जल्दी मींस लो टेम्परेचर पे भी हो गया। ठीक है, फिर अब बात सुनो दिव्या। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये रिपीट कर दो एक बारी। मेरे साथ ही चले आना ना। अब फिर से देखो भी, प्रेशर ज्यादा गिरने से क्या ज्यादा बनता है? फॉरवर्ड जाता है। फॉरवर्ड जाने का मतलब मेल्ट ज्यादा होता है। मेल्ट ज्यादा होता मींस अगर मैं टेम्परेचर कम भी रखूं तब भी मैं प्रेशर बढ़ा के मेल्ट कर लूंगा। अगर मैं -1 रखता हूं, -1 पे मेल्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने क्या करना है, प्रेशर बढ़ा देना है। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो वाटर बन जाएगा। इट मींस मैं इसे -1 पे भी, लो टेम्परेचर पे भी मेल्ट करवा सकता हूं। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, ओके सर। हीट करने की कम जरूरत पड़ी ना टेम्परेचर की, प्रेशर से काम चल गया हमारा। तो ऐसे कर सकते, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेम बॉइलिंग के लिए करके देखते हैं लास्ट। मान लो वाटर बॉयल हो रहा है। पहले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज तो फोर। फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक ही होगा ना, तो फॉरवर्ड। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी देखो किसकी ज्यादा है, बैकवर्ड। लिक्विड। तो फिर बैकवर्ड। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, वेपर की डेंसिटी नहीं। अब प्रेशर ज्यादा होने से तुम कह रहे हो लिक्विड ज्यादा बनता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल ऑप्शन इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, या फिर नन। इंक्रीज। पानी इंक्रीज। ज्यादा बन गया, पानी इंक्रीज हो गया। पानी ज्यादा बन गया, इसका मतलब हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये सिंपल है कि अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन शिमला चले जाते हैं तो ऊपर वाला प्रेशर 1 से कम रह जाता है। 1 से कम रह जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। लेस देन 1 है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 70 रह गया। इसका मतलब ऊपर से मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, मोर देन 1 हो जाएगा। मोर देन 1 हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, जितना प्रेशर ऊपर से बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कम कर दोगे तो कम हो जाएगा। ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सीधा याद कर लो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। क्लियर है भी? तो ये फिजिकल इक्विलिब्रिया थे।
और एक छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शन क्वोशंट के बारे में बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्शन क्वोशंट वैसे ही लिखा जाता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओनली डिफरेंस इज कि ये किसी भी टाइम पे होगा, एट एनी टाइम। और इसका हमें जरूरत ऐसे पड़ता था कुछ न्यूमेरिकल में कि हमें प्रेडिक्ट करना होता था कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। अगर Q ज्यादा होता K से, एक K इक्विलिब्रियम दिया रहता है हमें, है ना। Q हम खुद निकाल लेंगे, मान लो 5 मोल ये, 10 मोल ये, 15 ये, 20 ये, ऐसे दे दिया और Q निकाल लिया। हम K से कंपेयर करेंगे। अगर Q ज्यादा है K से तो मान के चलो तुम्हारे प्रोडक्ट ऊपर वाले ज्यादा हैं, प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि Q और K इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब Q ज्यादा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड। और अगर Q कम है तो रिएक्शन किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड। और अगर Q इक्वल है K के फिर क्या होगा, ऑलरेडी इक्वलिब्रियम। ये भी देखा जाए ली चैटलर ही है, हम कहते थे प्रोडक्ट ऐड कर दिए। अगर प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो ली चैटलर क्या कहता था, बताओ। प्रोडक्ट एडेड किस तरफ जाता है, बैकवर्ड। बैकवर्ड। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट एडेड का मतलब Q बढ़ गया, Q बढ़ गया तो किस तरफ आ रहा है, बैकवर्ड। प्रोडक्ट रिमूव कर दिया तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट रिमूव कर दिया मीन COD कम हो गए, कम हो गए तो Q कम हो गया, Q कम हो गया K से तो फॉरवर्ड। तो ये भी ली चैटलियर ही है, ये बस न्यूमेरिकली है ली चैटलियर, ऐसे हो यार। तो इसका बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल हमें आ सकता है, ठीक है, इसे आप कर सकते। लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा है K और अल्फा में रिलेशन से कुछ एक, वो फिर हम कल करेंगे, आज तो हमारा टाइम इसी में निकल गया, ठीक है। जो असाइनमेंट भेजे हैं बेटा आज वो सारी करके देख लो, 2-3 असाइनमेंट हो गए इक्विलिब्रियम के आपके पास। इजी चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, करके देख लोगे उन्हें। कल एक तो सॉल्यूशन के डाउट्स लेंगे टेस्ट के, इसका भी 1-2 असाइनमेंट करके देख लो, जो 20-30 क्वेश्चन वाले असाइनमेंट है। एक में कैरेक्टर्स ऑफ के है, एक में कुछ एक न्यूमेरिकल थे, वो दोनों करके आओ कल। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, पहले वो पढ़ लेंगे फिर आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो इतना करके आओ।